नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट राजीव उपाध्याय ब्लॉग्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का विधेयक लोकसभा में गिर गया। इसके बाद भाजपा ने सीधे तौर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को दोषी करार देते हुए कहा कि ये सब जो है महिला विरोधी हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का ये कहना है कि भाई महिला आरक्षण बिल के तो हम समर्थक हैं, लेकिन भाजपा ने इसमें पेच फंसा दिया है, वो भी परिसीमन का, जिसका हम विरोध करते हैं। अब यदि देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल तो 20 सितंबर 2023 में लोकसभा में पारित हो गया था। वही 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित हो गया था। फिर इसकी अधिसूचना 16 अप्रैल 2026 को जारी क्यों हुई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये चाहते हैं, इनकी मंशा यह है कि अगले 6 माह में यूसीसी लागू किया जाए। किस तरह तैयारी चल रही है? मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो सभी जानते हैं किस तरह से चौपट हो रही है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। इन सब चर्चाओं के साथ में एक महत्वपूर्ण चर्चा है पत्रकारों की व्यथा की। कभी पत्रकारों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि पत्रकार किस प्रकार से व्यथित हैं, उनकी व्यथा के कौन सुन रहा है, और उनकी व्यथा को राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद से बेहतर कौन समझ सकता है। तो आज हमने यह किया कि इनकी व्यथा को सुनने के लिए, जानने के लिए और पूरी राजनीति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के संयोजक श्री नलिनकांत वाजपेयी जी को बुलाया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आज हम चर्चा करेंगे, अभी आपने सुना होगा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का जो विधेयक गिरा है लोकसभा में, उसके बाद में हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि फला जो है वो महिला विरोधी है और फला जो है वो महिला समर्थक है। से भाजपा शो कर रही है कि भाई हमने तो बिल लेके आए, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने हमारा सहयोग नहीं किया, वे महिला विरोधी हैं। जबकि कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई हम तो महिला आरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन इन्होंने एक पेच फंसा के रखा हुआ था परिसीमन का, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण के तो समर्थक हैं। तो ये मामला क्या है, इस पे थोड़ा आप रोशनी डालिए। तो उपाध्याय जी, ऐसा है कि जो महिला आरक्षण वाला मुद्दा है वो एन विधानसभा के 4 विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे भारत में, और इनके चलते हुए इसको लोकसभा में लेके आया गया जी। यदि पार्टी सरकार चाहती तो जो बहुमत में जब थी तो उस समय ये बिल पास कर सकती है जी। बिना विरोधियों के समर्थन के बिल पास हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि जब ये बिल पास हो चुका है तो उस बिल को फिर दोबारा रखने की जरूरत क्या है जी। इसका मतलब ये है कि लोगों को भ्रमित करना और भ्रमित करके अपने वोट बैंक बढ़ाने की कुल मिला के साजिश है एक। यहाँ पे कुछ समय से मोदी सरकार में हो रहा है। पहले सरकार बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छे काम किए, पूरे देश ने समर्थन किया, पूरे देश ने मोदी जी को पसंद किया। अब भी कुछ समय से जो यूजीसी वाला मामला जब से आया है, हिंदू मुसलमान वाला मामला आया है, अब एक महिलाओं का मामला आ गया। इसमें इतनी गहरी राजनीति इन्होंने चली है जी। कि आम आदमी जो है वो उनकी समझ के परे है जी। और जो बुद्धिमान है वो समझ रहा है। और जो आपस में जो झगड़े चल रहे हैं, जो अंग्रेज लोग करते थे कि फूट डालो राज करो, वो स्थिति आप समझ में आ रही है कि देश में फूट डाल के राज करने वाली स्थिति है। हिंदू को हिंदू से लड़ा दिया, महिलाओं को पुरुषों से लड़वाने की स्थिति पैदा कर दी। जबकि ये कानून बन चुका है पहले, जब जो कानून बना हुआ है उसका बिल लोकसभा में लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसमें स्पष्ट रूप से पास हुआ था, उसमें बहुमत में पास हुआ था, विपक्षी दलों ने और सरकार ने सबने मिलकर पास किया था।
उसमें जो कहा गया था कि आप पहले जनगणना कर लें और फिर परिसीमन करें। जी। तो इनने उस समय नहीं किया, ना उसका नोटिफिकेशन किया, जबकि कोई कानून बनता है तो नोटिफिकेशन होता है, नियम ये है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया। तो भाई आपने 4 साल नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया, क्यों आप ठंडे बस्ते में रखे रहे? आपने विधानसभा के चुनाव चलते हुए ये सब पटारा खोला आपने, और नोटिफिकेशन अभी जाकर किया, और अभी अप्रैल में जाके किया, ये 16 अप्रैल को किया है 2026 को। जी। 16 अप्रैल को किया आपने, अब नोटिफिकेशन किया। जी। अब उसके अनुसार तो इनको अब अगला चुनाव जो होना चाहिए, उस चुनाव में इनको हर पार्टी को अपना आरक्षण देना चाहिए, महिलाओं को 33%। नहीं, वे चाह रहे हैं कि सीटें बढ़ाएं। हाँ 543, भाई ये कांग्रेस ये कह रही है, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो 543 जो सीटें हैं उसी पे आरक्षण दिया जाए। वो समर्थन तो दे ही रहे हैं, हाँ। लेकिन ये सीटें परिसीमन करके सीटें बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, इसके पीछे भी एक राजनीतिक चाल है बहुत बड़ी, बहुत ये समझ में आ रहा है कि एक तो ये अपनी सीटों को जो खोलना चाहते हैं, और नए लोगों को जो महिलाओं को लेके आना चाहते हैं, तो महिलाओं को के लिए ये सीट बढ़ाना चाहते हैं, सीट बढ़ाते उनको दे रहे हैं। इनकी किस किस की टिकट काटेंगे यहाँ, इससे टिकट काटेंगे बवाल खड़ी हो जाएगी। भाई मान लो आरक्षण में आज जौनपुर आ गया, संसदीय क्षेत्र महिला का मान लो, या महिला में कोई कोटे में आ गया, तो फिर जो बाकी आगे नेता क्या करेंगे? तो ये सब इनकी राजनीतिक बहुत बड़ी चाल है। तो अंदरूनी रूप से देखा जाए तो चाहे वैसे तो कांग्रेस हो, या भले ही आज कांग्रेस या विपक्षी दल भी बोल रहे हैं कि इसी में कर लीजिए, लेकिन अंदर से तो उनको भी डर होगा सबको तकलीफ है वो कि भाई इसमें ही कहीं उनकी सीट ना चली जाए। तो देखा जाए तो विरोध जो हो रहा है या पक्ष में जो खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सीट्स पर क्या वो आरक्षण पसंद करेंगे? 543 पर 543 500 वो मामला पैच वही फंसा हुआ है। जे चाहते हैं कि अब सीट बढ़ाएं, सत्ता पक्ष आ रहा है, और जो अभी विपक्ष में जो वर्तमान में कांग्रेस सपा है, जनता दल लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि अब बढ़ाएं, वो समर्थन तैयार है, परंतु पहले आप जनगणना करिए, उसके बाद फिर हम सीट बढ़ाने की बात करिए आप। अब कांग्रेस में यदि देखा जाए तो क्या पूरा लोकतंत्र केवल कांग्रेस में ही है? क्योंकि कांग्रेस में अभी आप देखिए, कुछ तो बड़ा ऐसा लगता है कि हास्यास्पद चीजें लगती हैं। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ छिंदवाड़ा आए, और जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने पूछा गैस की किल्लतों के बारे में कि गैस की किल्लत बहुत चल रही है, तो उन्होंने साफ कहा गैस की कोई किल्लत नहीं है, केवल एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अब इसमें यह भाषा तो बीजेपी की भाषा हुई, जबकि उसी वक्त कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले की ही बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर आंदोलन कर रहे थे, गैस सिलेंडर लेकर विरोध कर रहे थे, और जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि पूरे प्रदेश में इसमें आंदोलन किया जाए, तो वो कर रहे थे आंदोलन, और उसके विरोध में ही कमलनाथ बोल रहे हैं। आप यदि दूसरे जो बड़े बड़े नेता हैं, आप चाहे वो आनंद शर्मा जी को ले लीजिए या शशि थरूर जी को ले लीजिए, उनकी भी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती है। जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर जो बातें हुई, तो वो इसके पक्ष में थे, जबकि जो राहुल गांधी है वो तो विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और डिप्लोमेसी जो है मोदी जी अपनी डिप्लोमेसी चला रहे हैं। तो ये पार्टी लाइन से अलग हटके जब कांग्रेस में बोला जाता है तो उस पर किसी पर कोई एक्शन नहीं होता, ऐसा क्यों? देखो, मेरा हमें लंबा समय हो गया राजनीति से जुड़े हुए, तो पत्रकारिता करते हुए जी, हमने अनुभव किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र तो है जी, क्योंकि नेहरू जी के समय से भी विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध किया, और भी नेता आए, इंदिरा जी भी आई, उस समय भी पार्टी के अंदर विरोध हुआ। पार्टी के में विरोध करने वाले को निकाल नहीं गया, बीजेपी में भी निकाल देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं। बीजेपी में तो हिम्मत नहीं पड़ती किसी बोलने की। यदि मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ कोई अमित शाह जी कोई चीज बोल रहे तो पूरा देश बिल्कुल हाँ मेरा रहता है, पर कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज भी लोकतंत्र है। कमलनाथ जी ने बोला, कमलनाथ जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही बात यदि मान लो भाजपा में आज हो गई होती ना, चाहे मुख्यमंत्री को ना बोल दिया हो तो मुख्यमंत्री वहां कर देते। तो आप
यहाँ पर लोकतंत्र कांग्रेस में है, ये मानना पड़ेगा आपको। और राजनीतिक पार्टियों में लोकतंत्र होना चाहिए, जब ही वो देश में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। और यदि पक्ष आपका जैसे वर्तमान चल रहा है पूरे देश के अंदर कि हम हर राज्य में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी एक पार्टी, वो उचित नहीं है। जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आपका देश जो है सही नहीं कर पाएगा। लेकिन हम इसको दूसरे शब्दों में यदि कहें, आप इसको कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, मैं यदि ऐसे कहूँ ये इनडिसिप्लिन है, फिर भाई हम इसको दो रूप शब्दों में कह सकते हैं कि वहां पे बीजेपी में डिसिप्लिन है कि जो पार्टी लाइन निर्धारित कर दी गई सबको उसी तरीके से चलना है, और यहाँ पे पार्टी लाइन निर्धारित कर दी गई कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से चलना है, आला कमान ने ये निर्धारित कर दिया है उसको उसी तरह से चलना है, उसी तरह से चलना है, लेकिन नेता नहीं चल रहे, तो क्या ये इनडिसिप्लिन नहीं कहलाएगा? अनुशासन है, बिल्कुल अनुशासनहीनता नहीं कहलाएगी। कई चीजें पार्टी हाईकमान गलत बोल रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है, वो तो मैं अनुशासनहीनता नहीं मानता। भाई सही और गलत ये सब आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, हाईकमान समझता है, कार्यकर्ता समझता है जी, पर गलत गलत है, सही सही है जी। ऊपर से यदि कोई गलती कर रहा है तो सारे लोग गलती कर रहे हैं अंधभक्त बन के, वो उचित नहीं है जी। उसमें सीधे आप उसका विरोध होना चाहिए गलती का, और जो सही बात है उसका समर्थन होना चाहिए जी। कांग्रेस से काफी नेता, बड़े बड़े नेता बीजेपी में आए, आज क्या स्थिति है उनकी? मतलब इसमें मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूं कि बीजेपी में वही नेता टिक पा रहा है जो कुछ पद होल्ड करके आया हो या पद समेत आ गया हो या बीजेपी के लिए कुछ मायने रखा हो। बाकी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं खो गए। इस पर आप कई टिप्पणी चाहते हैं? देखो, ये भाजपा आज की तारीख में एक समुद्र तो है जी, जिसकी मेंबर बहुत हैं, और सबसे बड़ी चीज आज के समय में क्या है, स्वार्थ आदमी में इतना ज्यादा आ गया है, स्वार्थ की वो चाहता है कि हमको नुकसान ना हो, वो देखता है कि यदि हम दूसरी पार्टी में है तो नुकसान हो रहा है, तो तुरंत वो जाके भाजपा के शरण में पहुंच जाएगा जी। और ऐसे कांग्रेस के बहुत से नेता तो कांग्रेस के छोड़ के भाजपा की शरण में गए, तो उन लोगों का तो आज वैल्यू है जो पद सज गए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई महापौर रहा या सांसद रहा या विधायक रहा तो उसकी तो इज्जत है, परंतु जो कुछ नहीं है वो गया है, तो आज वहां पे गर्त में चला गया वो जी। उदाहरण के लिए जबलपुर के कुछ लोग ले लीजिए, जबलपुर या मध्य प्रदेश लेवल पे बहुत से जो कि कांग्रेस के उसमें फ्रंट रो में बैठते थे, इनको हमेशा सम्मान मिलता था। आज वो भाजपा के कार्यक्रम में जाते हैं, उनको नाम नहीं लिया जाता, बिल्कुल, और पीछे बैठे रहते हैं, बिल्कुल, ये स्थिति है जी। हाँ, तो ऐसे लोग, ऐसा लगता है कुछ समय बाद जो समय जो तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में यदि कांग्रेस में इसी तरीके से बखराव हुआ हो, कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए ना, तो कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि कांग्रेस भाजपा प्लस कांग्रेस वाली नया कोई समीकरण जी। हाँ, अभी मध्य प्रदेश में राजनीति को हम यदि देखें तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है मध्य प्रदेश में? आज आप देखेंगे कि एक जो सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में भी कहीं कोई ऐसा दिखता नहीं। यदि चीफ मिनिस्टर की बात करें तो 2028 में चुनाव है, मध्य प्रदेश के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी का तो एक सीधा सीधा है कि यहाँ किसी को समझ नहीं आता है कौन सीएम बनेगा, वो तो जिनको चाहे वो बना देंगे। और लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि एक दो जो चेहरे हैं लोगों के निगाह उन्हीं पे रहती कि वही सीएम बनेगी या वही सीएम कैंडिडेट रहेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए कि एक नई पौध जिसे कहते हैं या ये यंग जनरेशन वो इस कैटेगरी में शामिल हो? देखिए, कांग्रेस जो खत्म हुई है सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का संगठन पूरा चरमरा गया था जी, और आज भी कोई मजबूत नहीं है। आज भी स्थितियां हैं जहाँ कार्यकारिणी घोषित होती है वहाँ उठा शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने जो उनके विंग थे पूरे विंग खत्म हुए, कोई काम नहीं कर रहे जी। भाजपा में खासियत ये है सबसे बड़ी कि इनका संगठनात्मक ढांचा क्योंकि सत्ता में कभी नहीं रही है जी,
तो इनने संगठन में काम किया पूरा। जी। और कांग्रेस क्या हुआ, आज़ादी हुई, देश आज़ाद हुआ, सत्ता में आ गए, तो इनने संगठन बनाया, चलता ही नहीं रहा। वो संगठन से चलता रहा, संगठन में लोग इसलिए जुड़े रहे कि सत्ता इनकी थी। जी। पर वस्तु स्थिति यह है कि ये इनके आज पूरे कहीं भी शहरों में न कार्यालय है, जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता है बेचारे उसको कार्यालय खोलना पड़ता है। जी। जो अध्यक्ष बना वो अपने घर में खोले, कहीं खोले, मतलब उसको अपना अलग कार्यालय। जी। आज भाजपा ने कम से कम स्थिति ये संगठन जिनकी हर जगह के कार्यालय है, सुव्यवस्थित संगठन है। जी। और जब तक कोई संगठन का कार्यालय नहीं होता वो संगठन चल ही नहीं पाता। जी। सीधे सीधे उसका फंडा है ये जी। संगठन चलाने का। और संगठन में जो जितने बिन काम करेंगे, जितने पदाधिकारी होंगे, उतने संगठन तेज चलेगा। जी। ये कांग्रेस को अब भाजपा से सीखना नहीं चाहिए कि संगठन चलाया कैसे जाता है। आज इनका देखो, भाजपा का एक कलेक्टर ज्ञान मीटिंग होती है तो उनका नगर अध्यक्ष को बैठा देते हैं। इसके पहले कांग्रेस के टाइम पे हमने कभी नहीं देखा कि पार्टी का अध्यक्ष कलेक्टर की मीटिंग बैठा हो। जी। ये पहली बार देखने मिला ये। वहाँ पे वहाँ भी इंटरफेरेंस पार्टी का, कोई मंत्री आएगा वहाँ संगठन का आदमी रहेगा। पहले कांग्रेस के समय मंत्री आता था, संगठन का अध्यक्ष पद ही रहता था, या रहता था बेचारे नीचे बैठा रहता था, या एक माला पहना दी उन्हें आगे। जी। तो संगठन चलाने का तजुर्बा इनके पास बहुत अच्छा है भाजपा के पास। उसके जी बराबर आने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के लोग ना, इनको कई जन्म लेना पड़ेंगे ऐसा लगता है। जी। तो अभी आपको लग रहा है कि जो अगला चुनाव होने वाला है 2028 में जब चुनाव होगा, तो आप किसी लीडर को देखते हैं कि जो सीएम बनने के लायक आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये बन सकते हैं? इनके पास, मतलब आप किसी का नाम ना लें, लेकिन हाँ ऐसा कोई है? इनके पास कुल मिला के ले दे के एक दो चेहरे हैं जी। वो ही मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए हमको लगता है वो आप आएंगे सामने। क्या फिर से कमलनाथ जी आएंगे क्या? इनके पास कमलनाथ जी भी है। अब इस समय जीतू पटवारी के जैसे नाम चल रहा है। जी। जीतू पटवारी है, और यदि इन्हें भाजपा वाली स्टाइल से मुख्यमंत्री बनाया वो भी बन जाएंगे। तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन वहाँ क्या संभव है? वहाँ संभव नहीं है। वहाँ तो उपद्रव हो जाएगा भारी। गुटबाजी इतनी अधिक है यहाँ पर कि सबके अपने अपने गुट हैं, तो कैसे संभव है यहाँ पे? क्या हो सकता है कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जाए, जो कांग्रेस वाला गया था उसको बना दे, ये भी संभव है। ये भी संभव है। जी। कांग्रेस में सब संभव है। जी। कांग्रेस में आप आइए, भर्ती हुई है और आपको ऊंचे बैठा दिया जाएगा। जी। तो भाजपा में संभव नहीं है। अभी आपने कार्यकारिणी की बात की, हालांकि वो लोकल स्तर पर है, लेकिन उस पर भी थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर लेना चाहिए। जब कार्यकारिणी बनती है तो एक लेवल पर कार्यकारिणी बनती है। अभी मैंने देखा है कि जो जबलपुर शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनी है तो उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य कुछ रखे गए हैं। अब वो विशेष आमंत्रित सदस्य उनका विशेष आमंत्रित सदस्य का मतलब होता है कि लेवल के सदस्य, तो सीनियर्स के साथ में जूनियर्स को भी समाहित किया गया है, तो ऐसा होना चाहिए। देखिए, विशेष आमंत्रित सदस्य तब बनाए जाते हैं तब जब किसी कार्यकारिणी को किसी अनुभव वाले व्यक्ति की जरूरत हो। जी। तो अनुभव वाले व्यक्ति जो पार्टी के होते हैं सीनियर, तो जिनका भी अनुभव संगठन के मामले में बहुत आगे हमेशा काम करते रहे हों, किसी पद पर रहे हों, तो ऐसे लोगों को बनाया जाता है। अब विश्व मोहन जी ठीक है, विश्व मोहन जी बहुत सीनियर हैं। सीनियर के साथ साथ की राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति है, उस परिवार से जिसने की कांग्रेस में पूरे महाकौशल में मध्य प्रदेश में एक छत्र राज्य किया है जी। और परिवार के नाती परपोते है वो जी। तो वो इस मामले में राजनीति बचपन देखते आए, ब्लड में राजनीति उनके। ऐसे व्यक्ति को ठीक है रखना चाहिए, तो जो जूनियर है उनके बराबर नहीं बैठाना चाहिए उनको। बिल्कुल। उससे क्या होता है कि उचित भी नहीं है और उनका मनोबल भी जो गिरता है जी। विश्व मोहन जी जैसे सीनियर आदमी के साथ लोग बैठा दिया जाए जी। जी सही। मध्य प्रदेश की हम फिर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है
कि वो 6 माह में यूसीसी लागू करें। क्या इसे किस नज़र से आप देखते हैं, क्या इसमें पॉसिबल हो पाएगा, क्या फायदे इसमें मिलेंगे? देखिए, राजनीतिक जो इस समय अब बोलना नहीं चाहिए पर हम बोलेंगे। भाजपा जो काम सरकार काम कर रही है, जो एक्चुअल में जमीनी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको छोड़ के बाकी सब काम कर रही है। कहीं नाम बदलेगी शहर के, कभी स्टेशन के नाम बदलेंगे, कभी आदमी कभी उसकी मूर्ति तोड़ेंगे, कभी उसकी मूर्ति लगाएंगे, ये सब काम कर रहे हैं। इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे करना चाहिए। यूसीसी जैसे मुद्दे जो है उसमें आम जनता की राय लें पहले, यानी कि आप कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दो और आप अपना कोई भी मुद्दा आप लेके चल पड़ो, ये उचित नहीं है। भाई इसमें आम मध्य प्रदेश के लोगों की राय लो ना आप पहले कि ये लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नहीं, इसमें जो मैंने इसमें पढ़ा है कि कमेटी बनाएंगे, पहले उस पर डिस्कशंस होगा, क्या इसमें किया जा सकता है। नहीं, कमेटी में भी फिर उन्हीं के आदमी रहेंगे सब, तो कमेटी में वो रहते हैं जो कमेटी बनाता है। इसमें कुछ चीजें तो अच्छी हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसे उत्तराखंड में सबसे पहले से लागू किया गया, जैसे बहुविवाह प्रथा, उसको बंद करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि जो बेटियों को भी जो पिता की जो संपत्ति है तो उसमें बेटों के बराबर अधिक अधिकार देंगे, तो ये भी अच्छा है कि बेटियों को भी अधिकार मिलेगा इसमें। तो ऐसे अच्छे मुद्दे हैं कुछ, यदि इसको उस मुद्दों को लेकर यदि चलते हैं तो ये तो खैर अच्छी बात है। और दूसरा मध्य प्रदेश से संबंधित एक सवाल और आपसे करना था कि मध्य प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो मुरैना में घटित हुई है कि एक वन रक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई, तो ये ऐसा क्यों है? क्या कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है अपराध मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में अपराध जो कंट्रोल नहीं करने के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री भी है मुख्यमंत्री जी, तो उनने सभी संभाग स्तर पे डीजी और एडीजी स्तर के अधिकारियों को बिठाया है। अब एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपके यहाँ आईजी आईपीएस है, वो भी आईजी है, एसपी है, एडिशनल एसपी है, डीआईजी है, इनके रहते हुए आपको कैसे पड़ेगी उनको बिठा लेंगे? मतलब आप स्वयं बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसी सरकार को मान रही है कि अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ समय बाद होता है डीजी स्तर को बिठा दे, तो डीजीपी को एक जगह बिठा दे और 15 डीजीपी बना दे जब अपराध कंट्रोल नहीं होंगे तो सरकार खुद इस बात को महसूस कर रही है कि अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। और ऐसे मामलों में डीजीपी और एडीजीपी को बिठा नहीं हो जाए, गृह मंत्री को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। अब गृह मंत्री तो खुद वही नहीं, वो इस्तीफा तो वही आपको नहीं समझ रहा, तो आप जनसंपर्क भी रखे हो, गृह मंत्री बने हो, दूसरे मंत्री बने हो, भाई मतलब विभाग को मुख्यमंत्री बन रहे हो। आप जनसंपर्क की बात बता दूं मैं, जनसंपर्क विभाग आपने बात छेड़ी, मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। मुख्यमंत्री जी के बाद जनसंपर्क विभाग आज तक किसी भी लोगों को, पत्रकारों को बुला के चर्चा नहीं की, इतने दिन हो गए। और कई पत्रकार संघों ने इनसे बात बोली कि हम मिलना चाहते हैं, समय नहीं इनके पास। आप श्रमजीवी पत्रकार परिषद में राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। मैं पत्रकारों से जुड़ी हुई बात आपसे कहना चाहता हूं कि पत्रकारों की व्यथा को आप समझते होंगे, क्या व्यथा है एक पत्रकार को? क्या पत्रकार समझा जा रहा है? उसकी क्या परिभाषा है पत्रकार की कि ये पत्रकार है? बड़े बड़े अखबार हैं, कारपोरेट अखबार हैं, क्या वे भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पत्रकार है हमारा? क्या आईडी कोई जारी हो रहा है, या अधिमानता कार्ड सभी को तो नहीं मिल पा रहा? यदि शासन भी देखता है कि शासन से जो अधिमानता कार्ड जारी किया जाता है वो कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, वो कोटा जारी होता है। अब जिनको नहीं मिला तो वे क्या करें? क्या वे पत्रकार नहीं है? इस पर आपकी एक राय जानना चाहता हूं। देखिए, क्या है, पत्रकार वाला मामला जो मुद्दा आपने उठाया बहुत अच्छी बात की। पत्रकार के मामले में बड़ी जनसंपर्क विभाग बोलता है कि हम नहीं बता सकते कौन पत्रकार है,
जी। कलेक्टर साहब बोलते हैं हम नहीं बता सकते कौन पत्रकार है, हम्म, जनसंपर्क मंत्री नहीं बता सकते हम कौन पत्रकार है। पत्रकार वो सरकारी भाषा में केवल उसी को मान रहा है जो अजीमान पत्रकार है, जी। जो सरकार के जनसंपर्क विभाग से मान्यता प्राप्त है। जी। हमारा सवाल ये है कि ये कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो जीवन उनका पत्रकारिता में गुजर गया, रिटायर्ड हो गए, कई साल हो गए, ना तो उनको पेंशन मिल रही है और ना उनको अजीमानता मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि अजीमानता के नियम में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि हर आदमी संभव नहीं है। कितने ही हम अच्छे पत्रकार हैं, हमको अजीमानता नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा मालिक नहीं लिख के देगा। अभी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर जो पत्रकार हैं उनको हम अजमानता भी देंगे और पेंशन भी देंगे। उसके बावजूद वो उनकी सरकार चली गई, सरकार उसी पार्टी की है परंतु वो मुख्यमंत्री नहीं है। वो मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ तो पार्टी बन जाए तो दिक्कत है और पार्टी नहीं बन जाए तो दिक्कत काम होने नहीं। तो जो अभी बहुत से पत्रकार हैं, बताया आपको, रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके अंदर पूरा जीवन गुजार लिया पत्रकारिता में, आज वो एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं। ना उनको अब पेंशन मिलती, ना उनको कहीं से पेंशन 200, 250, 500 रुपये पेंशन पीएफ वाली जो है वही मिल रही है। तो आज के जमाने में 1000, 2000 रुपये महीने में गुजारा होता कहीं किसी का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अजीमानता के नियम को सरलीकरण होना चाहिए। जी। हर पत्रकार को, जो पत्रकार है उसको अजीमानता मिलना चाहिए जी। और किसी का मोहताज नहीं कि मारी लिख के दे या संपादक लिख के दे तब वो अजमान न मिले। भाई पत्रकार को अजमानता डायरेक्ट मिलना चाहिए। जी भाई साहब, आज राजनीति पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई और पत्रकारों की समस्या पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई। साथियों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। अगले बार फिर किसी नए विषय पर किसी नए मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Yes.